हम सभी जानते हैं कि एक ह्यूमन के बॉडी में ब्लड का इम्पोर्टेंट रोल होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल एक एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट का भी होता है। रेफ्रिजरेंट एक फ्लूइड है या फिर केमिकल सब्सटेंस है जो कि हीट को कैरी करता है, ऑब्जर्व करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है। एक एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट के बिना कूलिंग प्रोसेस संभव नहीं होता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में रोचक तरीके से जानेंगे, उसका इतिहास जानेंगे और उसका वर्तमान जानेंगे। तो रेफ्रिजरेंट का यूज एयर कंडीशनर में शुरुआती दिनों से होता आया है। इनिशियली दिनों में 1930 से पहले रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का यूज़ होता था, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता था और सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ होता था। लेकिन यह जो रेफ्रिजरेंट था वो फ्लेमेबल था और टॉक्सिक था, जहरीला था और ज्वलनशील था, जो कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए एक बड़ा कंसर्न था। इसके बाद 1930 ईस्वी में एक नया गैस का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा गया या R12 कहा गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हमने अपने स्कूल के टाइम में किताबों में पढ़ा होगा, जिसको CFC गैस भी कहा जाता था, जो कि नॉन फ्लेमेबल था और नॉन टॉक्सिक था, ज्वलनशील नहीं था और जहरीला भी नहीं था। तो सेफ्टी के लिए तो ये सही था। लेकिन इसका जो बड़ा कंसर्न था वो था ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ओजोन के लिए। हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कि हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो यह जो गैस है उस गर्मी को बढ़ाता था, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की संभावना और भी बढ़ जाती थी। इसके साथ ही हमारा जो अर्थ है वो मोटी ऑक्सीजन के परत से या वायुमंडल के परत से ढका हुआ है, जो कि सन से आने वाला हानिकारक इंफ्रारेड से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यह जो गैस था R12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके अंदर का क्लोरीन, वो खास करके ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल को बढ़ा देता था। रेफ्रिजरेंट का जो तीसरा चरण था या थर्ड जनरेशन था वो था 1990, जिसमें एक नया गैस का आविष्कार हुआ R22 हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि R12 के कंपैरिजन में ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं था। लेकिन इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा सके, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अभी भी था। तो इसके बाद साइंटिस्टों ने मिलके और भी नया गैस का आविष्कार किए, जिसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहा गया, जिसके अंदर से क्लोरीन को पूरी तरह से निकाल दिया गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अंदर बेसिकली दो गैस हुए, एक R410A और दूसरा R32। R410A जिसका इन्वेंशन हनीवेल ने किया था और R32 जिसका इन्वेंशन डाइकिन ने किया था। आज का जो जनरेशन है, जिसको हम फोर्थ जनरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट कहेंगे, जिसके अंदर यही गैसों का यूज होता है, R410A और R32। इसके अलावा एक और गैस है 290, जो प्रोपेन गैस है। आप इस बात को समझिए, R410A, R32 और R290 अगर हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर आपको बताएं तो R290 सबसे बेस्ट गैस है, क्योंकि यह पर्यावरण, ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर हम ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखकर बोले तो R410 सबसे बेस्ट गैस है। और यही कारण है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है, USA हो गया या फिर गल्फ़ कंट्री है, वो अभी भी R410 ही यूज करती है, यह जानते हुए भी कि उनके पास बेहतर विकल्प R32 या R290 है। लेकिन इंडिया में, जापान में और एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज में R32 का यूज ज़्यादा होता है। R290 का यूज गोदरेज ने स्टार्ट किया था, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है और ह्यूमन सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए इसका यूज बहुत ही कम किया जा रहा है। तो मेरे विचार से R32 ही सर्वश्रेष्ठ गैस है अभी के लिए, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए भी और ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी एक बेहतर विकल्प है। तो आज के वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर सिस्टम में एक अनसीन हीरो है, जो एयर कंडीशनर के अंदर कूलिंग प्रोसेस को संभव बनाता है। समय के साथ रेफ्रिजरेंट ने टॉक्सिक और ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस से इको फ्रेंडली सॉल्यूशन तक का सफ़र तय किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको नई जानकारी मिली होगी। हम आपके लिए एयर कंडीशनर से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।